क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालराम। बाजार आज एक रेंज में ही है और अपने रेजिस्टेंस जो जोन था उसके पास जाकर फिर से थोड़ा सा नीचे आया है। हालांकि तीसरे सत्र में वैसे अगर आप देखेंगे तो तेजी हो रही है और आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो हल्की सी तेजी है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से सपोर्ट नहीं है और निफ्टी बैंक इस वक्त 80 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तो उसके चलते ही प्रेशर हम देख रहे हैं बनते हुए इंडेक्स पर भी। लेकिन एक शेयर जिसने मूड थोड़ा सा ज्यादा खराब किया है वो है रिलायंस का। आज सुबह के सत्र में आपको हम नोटिस करवा भी रहे थे, लेकिन रिलायंस करीब करीब 2% नीचे है और उसके चलते ही हम देख रहे हैं कि बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। और कल एसबीआई चल रहा था, एसबीआई आज प्रेशर में है, तो बैंकिंग शेयरों का मूड भी ठीक नहीं है। लेकिन अगला एक घंटा कैसा होगा? क्या आपको 24,500 से 600 की रेंज में अगर बाजार मिलता है, क्या आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं? स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां पर मिलेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। एक पूरा का पूरा एक्शन पैक्ड शो होगा। क्या कुछ होगा उसकी एक झलक देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 2:35 पर हम क्लोजिंग के सौदे लेकर आएंगे आपके सामने। क्लोजिंग ट्रेड्स में अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के दो दमदार शेयर। 2:40 पर होगा ऑप्शंस का चैंपियन, यानी कि ऑप्शन का एक धमाकेदार ट्रेड हम आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 बजे होगा, जहां पर बाजार खुलने के बाद खबरों का एक्शन किन शेयरों में है ये जानने की कोशिश करेंगे। और 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल होगा। खबर गर्म है हमारा विशेष ये सेगमेंट होता है। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड मौके कहां पर होंगे, तेजी करके या मंदी करके, 3:15 पर। और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो हर 5 मिनट पे या फिर हर 10 मिनट पे कुछ ना कुछ खास है जो बाजार में आपके एक्सपीरियंस को रिच करेगा और आपको भी रिच बनाएगा। हम अपने तमाम एक्सपर्ट से जानेंगे आपके लिए कमाई के तमाम सौदे। लेकिन देख लेते हैं कि बाजार की हाइलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातों में पूरे दिन की समरी, अब तक के कारोबार की समरी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो नए शिखर से निफ्टी और सेंसेक्स में मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। आज फिर से रिकॉर्ड हाइज बने हैं। 24,660 के पार निकला है निफ्टी बैंक की बात करें तो दिन की ऊंचाई से करीब करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट है और फिलहाल 80 अंकों के नरमे पर कारोबार हो रहा है। चुनिंदा फार्मा शेयरों में तेजी है। एलेंबिक की अगर बात करें तो 12% के आसपास की हमने मजबूती देखी है एलेंबिक फार्मा में। और इसके अलावा हम देखेंगे कंजम्पशन वाले कुछ शेयर्स हैं, वहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी के अलावा रियल एस्टेट, ऑटो, ये कुछ और सेक्टर हैं जहां से बाजार को सपोर्ट है। आप देखिए ऑटोज में बजाज ऑटो में 1.5% के आसपास की बढ़िया तेजी आज देखने को मिल रही है। और आईटी स्टॉक्स में भी सिलेक्टिव बाइंग जरूर है। इन्फोसिस उसमें लीड कर रहा है 1.25% के आसपास की तेजी के साथ। एक और पैक केमिकल, खासतौर से स्पेशलिटी केमिकल, वहां पर भी तेजी है। नोसिल, पीसीबीएल, ये तमाम शेयर 4 से 8% की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाजार में अगले एक घंटे का सेंटिमेंट कैसा होगा, आंकड़े क्या सजेस्ट कर रहे हैं? डिम्पी तैयार हैं वायदा की पूरी शीट लेकर, और उससे आपके लिए क्या बेहतरीन इनपुट्स निकलते हैं उसके साथ। डिम्पी 24,600 फिर से हम घूम के वहीं पर आ गए और जो आज के गेन्स थे वो बाजार ने गवाए हैं 60 अंकों के आसपास की। क्या इसको रीगेन करने की कोशिश होगी? और मान लीजिए 24,550 के आसपास अगर निफ्टी आए तो क्या बाइंग की सलाह देंगे आप? देखिए, मैं बाय तो मैं डिप के साथ ही चलूँगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप 2-4 चीज़ों को और साथ में नोटिस की जब आप इंडेक्स में नोटिस करें। वैसे तो मैं इंडेक्स के फेवर में ही नहीं हूँ, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। मैं पिछले 3 दिन से बात बोल रहा हूँ। आप इंडेक्स को छोड़ दो, इंडेक्स आपको कुछ नहीं करके देगा बॉस। अगर आप पिछले 3 दिन से चेक कर रहे हो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके आपको सिर्फ ल्योर कर रहा है। फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो आप लेवल से चेक कर लो। 24,400 से 650, 250 पॉइंट नहीं पाए जा रहे हैं बैंक निफ्टी से एक्चुअली में। सेम विद निफ्टी है, उसके बाद 52,000 से 52,500 तक की रेंज बन गई है। तो कुल मिला के अच्छा, एक और चीज़, सुबह हमने आपको रिलायंस भी नोटिस कराया था। हमने आपसे ये बात रखी थी कि मेरे को आज 2 चीज़ें चेक करनी है। पहला, रिलायंस कितना टूटता है, और आज रिलायंस की जो क्लोजिंग मिल रही है ना वो अच्छी नहीं मिल रही है। 3150 के नीचे का अगर ये क्लोज कर जाए तो ये वीक काउंटर माना जाएगा। तो रिलायंस का वीक होना अपने आप में है। दूसरा पॉइंट, अगर आज रियल एस्टेट ना हो, एफएमसीजी ना हो ना, तो आप निफ्टी के अंदर भी बहुत तेज़ गिरावट देखते हैं। लेकिन रियल एस्टेट और थोड़ा बहुत एफएमसीजी सेक्टोरल चर्निंग का बेनिफिट आ जाता है, तो इन्होंने बचा लिया आपको। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी भले टूटा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप उस लिहाज से भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी करीब 4 रुपये की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। 2-4 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। अगर आप मार्केट में देखना चाहें ना तो आप स्पेसिफिक थीम के साथ काम कीजिए। देखिए, रियल एस्टेट की भी एक थीम थी। हमने आपको सुबह सुबह सनटेक रियलिटी बताया, चलिए बढ़िया चला। हेडसुन एग्रो की बात खबर आई तो खैर वो तो अलग मैटर है।
तो आप ना थीम चुनिए, उसको पकड़िए और काम कीजिए। और मैं फिर से आपसे बोलूँगा, आप इंडेक्स को छोड़ दीजिए, इंडेक्स में बड़ा पैसा इस समय बन जाएगा, मेरे को उस पर थोड़ा डाउट है। आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे, आपके पास बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। एक और चीज़, आज अगर आप मार्केट के अंदर ओवरऑल मूवमेंट देख रहे हैं ना, तो आज आप ये भी देख रहे होंगे कि आज डिफेंसिव शेयर काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कंजम्पशन के शेयर जिसको हम डिफेंसिव शेयर्स कहते हैं। HUL 3% ऊपर, टाटा कंज्यूमर्स 2% ऊपर। क्या आज ही बारिश हुई है इस देश में? क्या आज ही लोगों ने खरीदना शुरू किया? इससे पहले खरीद नहीं रहे थे? क्या ऐसा कोई इन्फ्लेशन का नंबर आया है कि जिससे इनकी कंपनीज में एकदम से फायर हो गया? नहीं, ये एक सिंबॉलिक चीज़ होती है और मार्केट के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजेबल चीज़ होती है कि पहले हॉट मनी, बाद में स्लो मनी मार्केट को चेस करेगी। अगर बाज़ार में इंस्टीट्यूशनल को बने रहना तो चर्निंग होगी। तो पहले हॉट मनी ने चेस किया तो HDFC को उड़ा के लाए, रिलायंस को उड़ा के लाए, सेक्टोरल मूवमेंट आया। अब थोड़ा पैसिव मनी आ रही है मार्केट के अंदर क्योंकि आप 80% पे FIs लेके बैठे हो, तो फिर ये पैसिव मनी के सूचक होते हैं। आज जब सुबह ये चलने लग गए थे ना, तभी हमको समझ में आ रहा था कि आज इंडेक्स में बची कुची कसर भी छूट जाएगी, आज सिर्फ साइडवेज कर देगा, नहीं तो तोड़ भी देता अगर ये ना चलते तो। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ना एनर्जी और सरकारी कंपनीज को अभी भी आप कैलकुलेट करके रखो। देखो कल है छुट्टी मार्केट की, आपके पास परसों तरसों 2 दिन का ट्रेड भी बाकी है, और मैं सोमवार को भी चलो गिन लेता हूँ, 3 दिन का ट्रेड आपके पास बाकी। 3 दिन में ना सरकारी कंपनीज को थोड़ा और देखो अच्छे से। मेरे को लग रहा है सरकारी बैंक, सरकारी कंपनीज़, ये आपके अभी भी काफ़ी काम आएगी। काफ़ी हिडन स्टोरीज़ इनमें अभी भी चल रही है सिस्टम में, जो आपके काम आ सकती हैं। ध्वनि पटेल, रुचित जैन और राजेश पालविया, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से टाइम निकाला। एक चीज़ मैं इन तीनों मेहमानों से चर्चा करने से पहले आपको और बता देता हूँ, वो है इंडिया विक्स। मेरा ऐसा मानना है कि विक्स 15 के बाद बढ़ने के बाद ये 18 तक पहुँच जाएगा। थोड़ा सा मार्केट को शटर कर सकता है, रोक सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ला सकता है, बट वो ज़्यादा नहीं होगी, वो डिपी होगा टिपिकली। तो इसलिए अगर बजट से पहले 18 का विक्स आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बजट से पहले नहीं आया ना, तो देखना बजट के दौरान आ सकता है। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेना। इवेंट से आप बहुत क्लोज हो, 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। ठीक है, विवेक कारवा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक बार फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, उनको भी जरा दिखा दीजिए अगर स्क्रीन पे आ गए तो उनको भी नमस्ते कर दें। फिर बाद में सभी मेहमानों से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं हम। ओके, विवेक जी भी आ गए हैं स्क्रीन पे। राजेश सर नमस्ते। सर आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। इंडाइसिस बिल्कुल ठंडा है और मेरे हिसाब से ना चलेगा ना टूटेगा। सर एक बार आपकी कैलकुलेशन चाहिए। मेरे को लगता है कि बजट तक इंडाइसिस को छोड़ देना चाहिए। थीम में काम करो, स्टॉक्स में काम करो, ज़्यादा ठीक है। सर एक बार जरा आप बताइए। डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल इंडेक्स थोड़ा साइडवेज है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। काफी सेक्टर जो अंडर परफॉर्मिंग थे, अब यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखिए। सेक्टर लाइक आईटी में एक मोमेंटम बना है, एफएमसीजी में एक अच्छा मोमेंटम बना है, केमिकल स्टॉक्स में वापस मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, फार्मा स्पेस एक अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रही है। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर्स जो एक अच्छे मोमेंटम में है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड काफी बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इंडेक्स पे भी व्यू रखें तो इंडेक्स पे व्यू हमारा बुलिश ही है। जरूर यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक नैरो रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट पूरे दिन अभी तक के जो टाइम निकला है उसमें एक साइडवेज ही बिहेवियर दिखा है। तो ट्रेड करना डिफिकल्ट है इंडेक्स में। बट यहाँ पे भी जो ऑप्शंस के राइटर्स है, जो कि ओटीएम कॉल या पुट राइट करके ट्रेड करते हैं, वो जरूर यहाँ पे इस तरीके के मार्केट में अपॉर्चुनिटी इनकैश करते हुए दिख रहे हैं। वो शॉर्ट स्ट्रैंगल जो करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मार्केट है, क्योंकि उन्हें प्रीमियम जो यहाँ पे जो प्रीमियम्स राइट कर रहे हैं उसमें एक मुनाफा जरूर देखने को मिल रहा है। बट अब ट्रेंड बना हुआ है और हमें लगता है बजट तक ये तेजी रहेगी। मार्केट कॉन्फिडेंट है बजट को लेके, और मार्केट में जिस तरीके से अर्निंग्स भी अभी आ रही है कंपनीज की, वो भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी ही यहाँ पे क्रिएट कर रही है। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट एज सच अर्निंग्स में भी नहीं आया, तो मार्केट के लिए ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव ही बना हुआ है। हमें लगता है बजट तक ये 24,800 25,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है इंडेक्स पे। 24,350 के स्टॉप लॉस है, जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये बजट की तरफ, बजट के चलते ये 25,000 की तरफ भी निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है अभी, 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक वो बना हुआ है तो यहाँ पे भी व्यू तो अभी भी बुलिश ही है। 52,000 जब तक नहीं टूटता है
छोटी मोटी गिरावट में यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अपसाइड में 52,800 का लेवल क्रॉस होने के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है, जो कि फिर 53,500 54,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा बैंक निफ्टी में, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अभी थोड़े साइडवेज कंसोलिडेशन में है। कुछ ही चुनिंदा लार्ज के बैंकिंग स्टॉक्स ही यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहे, बाकी सारे स्टॉक्स अभी साइडवेज है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे निफ्टी आईटी, फार्मा इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स, ये सारे सेक्टर से निफ्टी में एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है हम 24,800 25,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। राजेश जी के कहने का लबोलुबाब ये है कि निफ्टी जो है निफ्टी बैंक के मुकाबले बेटर प्लेस्ड है, तेजी का मोमेंटम है। 24,350 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए और यहां से 25,000 का लेवल दूर नहीं है। बजट भी 3-4 ट्रेडिंग सत्र ही दूर रह गया है ओवरऑल अगर बात करें, और 300-400 अंकों की दूरी बहुत मैटर नहीं करती है, वो एक झटके में हो सकता है। बस डिपेंड ये करेगा कि फार्मा से, बैंकिंग से और आईटी से बाजार को सपोर्ट कितना मिल पाता है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए तेजी के सौदे कौन से हैं, क्या ट्रेड करके पैसा बनेगा। क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत ध्वनि आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए आपके सौदे कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड में सबसे पहला ट्रेड जो है वो पिरामल एंटरप्राइज का है। पिरामल एंटरप्राइज के अंदर अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट इसके अंदर जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। नोट वर्दी इसके अंदर कन्विक्शन इसलिए बनता है क्योंकि इसका जो मोमेंटम इंडेक्स है वो यहाँ पे हमें 20 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो मोमेंटम ट्रेड आपको पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। 1020 के टारगेट के साथ आपको 948 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे है वो सिंजन में है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एक साइडवेज देखने को मिला था, बट उसमें भी अभी और अपसाइड जो है वो बची हुई है। तो नीचे बॉटम की तरफ से यहाँ पे जो अपवर्ड रैली चल रही है वो यहाँ पे 777 तक कंटिन्यू करेगी। 742 का स्टॉप लॉस लगा है। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेज हो गया और ये सिंजीन का शेयर, ये दो बेहतरीन शेयर हैं ध्वनि की तरफ से। सिंजीन 777 ये टारगेट है ध्वनि की तरफ से, और अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेज की बात करें तो 1020 का टारगेट होगा 948 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो फार्मा का एक ट्रेड भी है ध्वनि के पास, डिफेंसिव की तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर रुझान है। रुचि जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर? अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, दो पिक्स है लेकिन मेरी एक बाय एक सेल की शॉर्ट साइड जाने की पिक है। जो बाय साइड पिक है वो आईटी स्पेस में से परसिस्टेंट सिस्टम पे है। सो आईटी एज अ स्पेस हमें लग रहा है कि ओवरऑल सेक्टर में जो रिसेंटली तेजी देखी है टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद में, वो और आगे कंटिन्यू रह सकती है, जिसमें परसिस्टेंट एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने लास्ट एक महीने में एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा है। तो जो स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड की शुरुआत में आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, जनरली ऐसे स्टॉक में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है। और जो 161.8% रिट्रेसमेंट प्रीवियस करेक्शंस के है परसिस्टेंस में, वो अभी तक स्टॉक ने अचीव नहीं किया। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड और पेंडिंग है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 4,750 के स्टॉप लॉस है 5,000 के अराउंड के टारगेट्स के लिए, और एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है, थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे पीएफसी में। सो जो नए हाइज रिसेंटली पीएफसी ने बनाया है उसमें अगर वो आरएसआई के साथ में कंपेयर करे तो प्राइस ने तो न्यू हाइज बनाया है, बट आरएसआई ने लोअर हाइज बनाया है, और इसे हम टेक्निकल एनालिसिस में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, जो यूजुअली एक करेक्टिव फेज के पहले आता है। अब कभी कभी वो स्टॉक में टाइम वाइज करेक्टिव फेज रहते हैं, कभी कभी प्राइस वाइज करेक्शन रहते हैं, बट आई थिंक नियर टर्म में एक अगर कंसोलिडेशन भी रहा तो भी हम यहाँ से अपसाइड नियर टर्म में लिमिटेड देख रहे हैं पीएफसी में। तो करंट लेवल्स पे पीएफसी में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 558 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे, 530 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट लगातार इस पर बुलिश हमारे एक्सपर्ट्स, और फंडामेंटली भी इसको रेकमेंड किया जा रहा है। आपके लिए ये जो टारगेट है भूलेगा नहीं है, 5,000 रुपए का सीधा सीधा टारगेट है रुचित की तरफ से, 4,750 का स्टॉप लॉस, और दूसरा है पीएफसी को शॉर्ट करने की सलाह है, एक सेल की रिकमेंडेशन रुचित की तरफ से। राजेश जी, फटाफट आप भी सर बता दीजिए कौन से शेयर आपके हैं? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें एसबीआई लाइफ हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। देखें तो सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पिछले
3-4 हफ्तों से बनते हुए दिखा। एसबीआई लाइफ में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए आज के डेटा में देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन भी आते हुए दिखे। हमें लगता है एसबीआई लाइफ का मोमेंटम 1675 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा 1610 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो धोनी के स्टॉक से ही कोइंसाइड हो रहा है, दैट इज पीरामल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। स्टॉक में अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा। 1020 1030 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 957 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो एफएमसीजी स्पेस से, उसमें कोलगेट पॉमोलिव कोलपाल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। कोलपाल में हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 3200 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3105 के आसपास। ठीक है, ये 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से। एसबीआई लाइफ है, पिरामल एंटरप्राइजेज भी है और कोलगेट पामोलिव कोलगेट का शेयर है। विवेक जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम राय ज़रूर लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी में क्विकली निपटा लेते हैं बजट के सुपर ट्रेड। और धोनी आपसे शुरू करेंगे, 30 सेकंड में बताइए कौन सा शेयर है आपका। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे बजट पिक जो है वो अवंती फीड्स में है। अवंती फीड्स का यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो वो है वो नैरो साइड पे चल रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ओवरऑल हमेशा बजट में देखा जाता है एक्वाकल्चर की तरफ जो झुकाव होता है वो देखने को मिलता है, उससे बेनिफिट करेगी ये कंपनी। टारगेट इसका 660 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 578 का लेके चलना है। अवंती फीड्स, ये सेगमेंट हम आपको हाईलाइट करवा भी रहे हैं, डिम्पी भी लगातार इसकी चर्चा करते रहे हैं कि ये जो फूड रिलेटेड, फिशरीज रिलेटेड, एक्वाकल्चर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं ना, इनको लेकर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि बजट से रिलेटेड निश्चित तौर पर ये हैं भी। राजेश जी, आपका शेयर कौन सा होगा सर? अभिषेक जी, मेरा स्टॉक टायर स्पेस से होगा और हमें लगता है कि अपोलो टायर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है टुवर्ड्स बजट। सारी टायर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अपोलो टायर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 590-600 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 535 के आसपास। तो ओवरऑल हमें लगता है टायर स्पेस बजट के चलते यहाँ पे जो मोमेंटम है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और सारी टायर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे टुवर्ड्स बजट बढ़ते हुए दिख सकता है। अपोलो टायर हो गया, अच्छी तेजी हमने इसमें देखी हाल फिलहाल। और रुचित, आपका शेयर क्या होगा, कौन से सेगमेंट पे आप फोकस करेंगे बजट में? एफएमसीजी पे ज्यादा फोकस रहेगा। हमें लग रहा है कि अगर रूरल थीम पे बजट में ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आई तो एफएमसीजी स्पेस एक अच्छे मूव दे सकता है, जिसमें एचयूएल आज मेरी पिक रहेगी। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में रहा है। पिछले 3 वर्ष साल में देखिए तो स्टॉक ने कोई प्राइस वाइज रिटर्न्स नहीं दिए, बट कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि करेक्टिव फेज रिसेंटली अप्रैल में स्टॉक ने खत्म किया है, क्योंकि अब हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बनने लगा है टेक्निकली और अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। सो आई थिंक वर्स्ट फेज बिहाइंड है एचयूएल के लिए। करंट लेवल्स पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक में खरीदारी करें। बजट के पर्सपेक्टिव से 2580 के स्टॉप लॉस रखे, 2850 के टारगेट्स के लिए। तो सारे के सारे ट्रेड आपने समझ लिए। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं, कुछ बजट के रिगार्डिंग कॉल्स हैं, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बना पाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिजिटल टीम को भी कि जो भी प्लेट इस समय स्क्रीन पे दिख रही है गेस्ट की फ़ोटो के साथ लगा के ना, आप डिजिटल टीम वाले इसको थोड़ा सोशल मीडिया पे भी डाल दें। मान लीजिए मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं 2 बजे का कार्यक्रम 2:30 बजे का नहीं देख पाता, लेकिन मैं शाम को देखूँगा और मैं अगले दिन ट्रेड करूँगा, तो मेरे को पता तो हो कि भाई कौन सा ट्रेड है। हमारी और आपकी मेहनत काम तो आए, किसी ने निकाला है, किसी ने बनाया है, किसी ने चलाया है, तो सब तक पहुंच जाए। डिजिटल टीम अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप इन प्लेट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ोटो वोटो लगा के इस सब के सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए, ताकि सारे के सारे ट्रेड हम सबको ईज़िली मिल जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बाकायदा भेजा है, तो इसलिए मेरे को ये बात कहनी पड़ी। खैर, मैं आगे आ जाता हूँ। अब मार्केट के अंदर अगर लौटूँ ना, तो आपको करीब 65 पॉइंट की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी पे है। आज टिपिकली थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। 3150 में रिलायंस के लिए आज नोटिस करके रखूँगा, देखता हूँ क्या होता है। कुछ एक और शेयर है मेरे लिस्ट में। आज मैं पहले लॉन्ग शीट खोल रहा था अपनी, और उसके अंदर देखता हूँ कि कोई शेयर अच्छा मिलता है आज के ट्रेड के लिए।
पिरामिल तो ऑलरेडी बता दिया ध्वनि ने। ध्वनि फिर एक काम आप करो, मैरिको की चर्चा नहीं हुई अभी तक, जरा मैरिको देख के बताओ आप, मैरिको ठीक लग रहा है आपको? मैरिको का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेफिनेटली बुलिश साइड का ही बना हुआ है। ओवरऑल आज बाइंग मोमेंटम भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हमने देखा था कि 670 के पास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया था और वहां से हमें एक डाउनसाइड का मूव वापस से देखने को मिला था। तो इसमें वेट ऑन वॉच कीजिए। कल की सेशन में अगर आपको 670 के ऊपर, थर्सडे की सेशन में वैसे इसमें 670 से ऊपर ओपनिंग मिल रही है, तो वहां पे हम इसको डेफिनेटली बाय रेकमेंड करेंगे। स्टॉप लॉस नीचे आपको जो रखना रहेगा तो 660 का रख के चलिए। ऊपर की तरफ ओवरऑल जो यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है तो 700 तक के टारगेट ओपन है। कुछ एक और शेयर्स भी जरा चेक करवा लेते हैं। मैं थोड़ा ब्रेकआउट वाले शेयर्स को ढूंढ रहा हूँ, अगर वहीं से कुछ मिल जाए तो आप ज़रा नोटिस करते जाइएगा। अगर कुछ मेरे को शेयर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार ज़रा आदित्य बिरला मनी दिखाएंगे आप? आदित्य बिरला मनी के नाम से एक शेयर होगा, आदित्य बिरला मनी, एक बार ज़रा वो दिखा पाएँ स्क्रीन पर तो। आदित्य बिरला मनी, यस AB मनी, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एक और शेयर दिखाना, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। आज सुबह सृष्टि इसके बारे में बात कर रही थी। थोड़ा ये ब्रेकआउट 100% तो नहीं हुआ, बट हाँ एक अटेम्प्ट ले सकता है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसके बारे में। एक बार आप चेक करेंगे रुचित, हिंद ऑयल के नाम से मिलेगा, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन लिखेंगे ना, आ जाएगा। 2 लाख 2.5 लाख का वॉल्यूम है आज और 236 का भाव है। ये प्राइसिंग है। पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स तो स्टॉक में अच्छे हो रहे हैं, बट टिम्बी जी आई थिंक फॉलो अप मूव स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देख रहा हूँ तो 16 अगस्त 2023 को स्टॉक ने सिग्निफिकेंट गैप डाउन देखा था। आई थिंक उस टाइम पे स्टॉक 10 से 15% नीचे था और वो गैप को फिल अभी स्टॉक ने किया ये लेवल्स के आसपास। तो जनरली बहुत बार होता है कि स्टॉक लो लेवल से जब गैप को फिल करता है तो वहां पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर रहता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स पहले ही स्टॉक में से निकल नहीं पाए तो वो ही अपॉर्चुनिटी देखते हैं स्टॉक में से एग्जिट लेने के लिए। सो आई थिंक अगर 240 के ऊपर फॉलो अप बाइंग आता है नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, तो आई थिंक ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ आगे कंटिन्यू रहेगी। पिछला हाइट 258 260 का है, वहां तक जा सकता है और वो लेवल्स भी फिर क्रॉस हो सकता है। बट लेकिन क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी स्टॉक 180 से 235 आ चुका है, तो मैं करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। या तो 240 के ऊपर एक फॉलो अप बाइंग आने दे, या फिर 20 दिन के मूविंग एवरेज जो 210 से 215 की रेंज में है, वहां पे अगर स्टॉक आता है तो फिर कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए ये स्टॉक को देखें। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट नोटेड है, और ये सिर्फ रख देंगे आपके सामने। हालांकि मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा वॉल्यूम कम करके रखो। और वैसे भी बताना डल है, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे को आप मार्केट से शेयर ढूंढने के लिए बोलेंगे कि आप ढूंढ लीजिए, शेयर में पैसा लगा दीजिए, मैं 1 लाख रुपये में से 10,000 भी नहीं लगा पाऊँगा इस समय मेरी हालत तो ये है। आपका क्या है मेरे को मालूम नहीं, बट थोड़ा देख के ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने मैं रखता हूँ। और नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मैं ऑप्शंस का ट्रेड आपसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको ना एक आपका थोड़ा जुड़ा हुआ भाई जैसा दिखाता हूँ। नीलेश जैन और रुचित जैन को एक बार ज़रा फोटो दिखाना। मेरे को तो 10 बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों आप भाई तो नहीं हो। एक तो दोनों जैन हो आप पीछे, नीलेश जैन रुचित जैन, और दोनों की ऑप्शंस बहुत बढ़िया चलती हैं और ऑलमोस्ट आपकी शक्लें भी थोड़ी हूबहू वैसी जैसी है। मेरे को हटाओ आप, मेरे को काय को दिखा रहे हो आप रुचित जैन नीलेश, मेरे को भी हटा दो बीच में से 1 मिनट के लिए, जरा फिर मैच कराते हैं। रुचित भाई एक बार देखना आप, अभी आपको करके दिखाते हो एक्सपेरिमेंट, जरा हटाओ आप, मेरे को हटाओ आप। नीलेश भाई आप सुन रहे हैं ना, आपको आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल टिम्पी जी, मैं भी टीवी पर ही वेट कर रहा हूँ उस इमेज हाँ, का। अभी आप देख, अभी सर रुकना है, अभी बोलना नहीं सर, अभी बोलना नहीं है, अभी नहीं, अभी बोलना नहीं। पहले दोनों के जरा फोटो दिखाओ आप। देखो दोनों के फोटो में आपको एकदम मोटा मोटी ऐसे लगेगा कि दोनों भाई है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मुस्कुराना बंद करना आप। रुचित भाई 1 मिनट के लिए मुस्कुराना बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए सिर्फ कम कर दीजिए। आपकी दोनों की फ़ोटो एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, मैं तो कई बार कंफ्यूज होता हूँ, तो इसलिए मिस्टर जैन ही बोल देता हूँ। अब जो भी होगा नीलेश भाई होंगे, रुचित भाई होंगे, अपने आप ही बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। प्रोड्यूसर साहब आपने हमारी हेल्प की PCR दोनों को अच्छे से मिलवाने के लिए। नीलेश भाई कुछ कहना चाहते हैं आप, अब आप बोलिए। डिम्पी जी बिल्कुल, देखिए आपने थोड़ा काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व किया है और बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये सब चीजें ऑन एयर
डिस्कस होती है, तो बिल्कुल काफी लाइवली माहौल आप बनाए रखते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल थोड़ी बहुत मुझे भी ऐसा कभी कभी फील होता था, Thank बट you. आपने आज थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दिया एज अ थर्ड पार्टी, तो थैंक यू सो मच। अच्छी बात है सर, हमसे कन्फर्मेशन हो गया तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अब आप चाहें तो फ़ोन पे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरे सिर्फ वैसे मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा बता देना जरूरी है। हाँ नीलेश भाई, ट्रेड बता दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, खरीदारी पे फोकस है। अपोलो टायर, ये एक पर्टिकुलर काउंटर टायर स्टॉक वैसे ही काफी दिनों से फोकस में बने हुए हैं। अपोलो टायर में एक काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। इस खास बात ये है कि टेक्निकली ब्रेकआउट के साथ साथ लॉन्ग बिल्डर काफी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पे लगभग 5.5% का ओआई इजाफा हुआ है। तो इस लॉन्ग बिल्डअप के चलते यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे 550 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो 14 to 15 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। एंड ऊपरी स्तर पर टारगेट होंगे 18 रुपीज एंड 22 रुपीज के, और स्टॉप लॉस अपना होगा 11.5 का। इसका लॉट साइज जो है वो 1700 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 5100 का है रिस्क, एंड रिवॉर्ड हो सकता है 12,750 का अगर इसके सेकंड टारगेट मीट होते हैं तो। और अंडरलाइन की बात करें तो हमें यहाँ से जुलाई सीरीज में अपोलो टायर 570 से लेके 585 तक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपका शानदार ट्रेड है ये अपोलो टायर्स। 1-2 दिन से हम भी नोटिस करवा रहे हैं। आज सुबह हमको वैशाली ने भी अपोलो टायर्स बताया, दिन में भी कोई एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी हमको अपोलो टायर्स बताया, शायद प्रशांत सावंत थे, उनकी लिस्ट में भी अपोलो टायर्स था ये। तो अपोलो टायर्स की कॉल भी आपको मिल गई, सुबह से आपको ट्रेड भी मिल रहा है। 1-2 दिन से हम आपके बजट वाली थीम में नोटिस भी करवा रहे हैं कि टायर वाली कंपनीज पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। 550 की कॉल आप बता रहे हैं, 14-15 रुपये में मिल जाएगी। 11.5 का स्टॉप है, 18 से 22 का टारगेट है, 12,000 से 5,000 स्टॉप लॉस टारगेट, ये सब लिख दिया आपके सामने। रुचिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नीलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत देर से हमारे साथ विवेक कारवा जी बैठे हैं, उनके विवेक का आदर करते हैं और साथ ही उनसे फिर सवाल जवाब होगा। विवेक जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने हमको समय दिया और माफ़ी भी चाहता हूँ, काफ़ी देर से आप बैठे, बात नहीं हो पाई, किसी वजह से मेरे को नोटिस ही नहीं हो पाया कि आप स्क्रीन पे थे। पहले तो इसके लिए माफ़ी। अच्छा, दूसरा विवेक जी ज़रा बताइएगा फिर, बजट के बिल्कुल किनारे पे हम आके बैठ गए हैं अभी तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ ट्रेड लेना ही है, ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, बट हाँ कम से कम मैं नज़र तो रखूँ, वो नज़र रखने वाला एरिया भी बता दो तब भी काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं मेरे को ट्रेड लेना ही है। देखो डिम्पी जी, वेट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप एनालिसिस कर रहे थे रुचित जैन और दोनों जैन साहब का, तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो। हाँ। तो एनीवे, हाँ तो हाँ, थैंक देखिए यू सर। मुझे, हाँ जी ठीक है, तो देखिए मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल बजट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो पहले तो जो नतीजे आए थे उसका एक इम्पैक्ट रहेगा, और जो वोट ऑन अकाउंट में हमने देखा था, मतलब खाली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने करीबन 11,11,111 करोड़ का एलोकेशन दिया था। तो मुझे लगता है कि आगे चल के ये आपको और ज्यादा होते हुए दिखेगा इस बजट में, फुल फ्लेश बजट में, और सरकार का काफी फोकस रहेगा कि रूरल इंडिया को बेनिफिट्स दिया जाए। तो मेरे हिसाब से इसके लिए एफएमसीजी भी चल रहा है, तो ये है। और दूसरी चीज जो हम लोग सोचते हैं कि ओवरऑल मार्केट महंगा लग रहा है, इनफैक्ट जैसे आप शो कर रहे थे, मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस कर रहा था। देखिए जो बीएसई का पीई है आज के दिन, पीई हम लोग बहुत क्लोजली देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये पिछले साल जुलाई जो 2023 में करीबन 25 था, आज के दिन करीबन 24 है। मतलब एक साल पहले का जो वैल्यूएशन था उससे कम है आज भी। आप अगर निफ्टी का भी अगर ऐसे ही अगर कंपेयर कर लो, तो जो एक साल पहले का था उससे आज भी कम है। आप बीएसई बैंकेक्स या फिर निफ्टी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आप अगर देखो, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जो पिछले मतलब कोविड का लेवल आज है, मतलब कोविड जो मतलब पिछले 3-4 साल से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। और अगर बैंकेक्स या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देखो, आपको क्या मिलेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सारे के सारे दिग्गज कंपनीज। तो ऐसे में 1-2 सेक्टर और बता सकता हूं जहां पे वैल्यूएशन आज भी महंगे नहीं है, और इसके कारण
इंडेक्स टूट नहीं रहा है। तो लार्ज कैप स्पेस में आप अगर देखते हो, हाँ ये मैं परफेक्टली मानूंगा कि जो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है वैल्यूएशन, और आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन जो लार्ज कैप इंडेक्स है यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन ज्यादा नहीं दिख रहा है। अब आप अगर आज बात कर रहे हो, निफ्टी अभी करीबन 24,633 चल रहा है लाइव। अगले साल का जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स, निफ्टी कंपनीज का अर्निंग्स, वो करीबन 1150 से लेके 1200 है। आप अगर इसको भी अगर कंपेयर करो तो आपको दिखेगा पी आपको खाली 20.5 या फिर 21 के बीच में दिखेगा, मतलब वैल्यूएशन आपको गिरते हुए दिखेगा। और ये क्यों 1200 एक्सपेक्टेशन है? एक तो एडवांस टैक्स का नंबर्स देख लो आप, और डायरेक्ट टैक्स का देख लो, तो ओवरऑल ऑल इंजिन ऑन फायर बोल रहे हैं ना, वैसा एक सिचुएशन है। तो बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ, पहली चीज। और अगर कोई भी करेक्शन आता है, जो एसआईपी बुक साइज है और रिटेल इन्वेस्टर्स आज के दिन साइड में बैठे हैं कि आपको घुस के लेना है, इसके लिए भी है। और तो लार्ज कैप में आपको बने रहना है, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। स्मॉल मिड कैप में आप सावधान रहना और लार्ज कैप में बने रहना। बजट अच्छा आएगा, लेकिन सर अच्छा बजट डिस्काउंटेड भी है लग रहा है मेरे को मार्केट के अंदर। कोई भी ये नहीं कह रहा कि बजट ख़राब आएगा, सभी कह रहे हैं बजट अच्छा आएगा, तो भाव भी तो अच्छे हैं, ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं। खैर इस पर मैं थोड़ा और चर्चा आपसे आगे करूंगा, लेकिन 3 बज चुके हैं। एक काम करते हैं, गौरव को अपने साथ जोड़ के ना 3 बजे का पूरा एक्शन आपके सामने रख देते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके चर्चा होती रहेगी। वैसे भी क्लोजिंग का एक्शन कम है, कल की छुट्टी, एक्सटेंडेड वीकेंड के साथ से ना ये थोड़ा मार्केट ना उठा नहीं रहा, माल साफ दिख रहा है स्क्रीन पर, वॉल्यूम ड्राई है काफ़ी हद तक, काफ़ी शेयर्स में भी। 3 बजे का एक्शन पहले जरा देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए गौरव जी, 3 बजे का एक्शन बता दीजिए प्लीज़। जी हाँ, तो आज जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारे कंपनीज़ के Q1 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजाज ऑटोज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपडेट हमें देखने को मिला था। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कहीं पे 15% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम पैट की बात करें जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है, जहाँ पे वहाँ पे भी 19% का ग्रोथ देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन है, वहाँ पे भी एक इंक्रीज़ देखने को मिला 130 बेसिस पॉइंट का, और इसी के चलते हुए स्टॉक में भी आज एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग अपडेट कंपनी की तरफ से आया है। रेवेन्यू जो है वो 26% से बढ़ा है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट जो है वहाँ पे 42% का ग्रोथ देखने को मिला था, और एबिटा मार्जिन्स है वहाँ पे भी 190 बेसिस पॉइंट का एक ग्रोथ देखने को मिला था हमें, और इसके बाद स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में कहीं पे 28.5% का ग्रोथ देखने को मिला। पैट की अगर बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 7 करोड़ का लॉस बोला था, जो कि इस क्वार्टर में अभी 17 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और इसके बाद एक तेज़ी इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिली थी। अगर हम बात करें क्रिसिल की इसके बाद, तो वहाँ पे भी 2Q CY24 के नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कहीं पे सिर्फ 3.4% से बढ़ा है जो रेवेन्यू था वो। नेट प्रॉफिट में थोड़ा एक छोटू सा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है 0.3% का, और इसी के साथ साथ अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो कहीं पे 56 बेसिस पॉइंट का एक डिक्लाइन यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे एक फॉल भी हमें देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं सिप्ला की, तो इसमें खबर ये है कि कहीं पे कंपनी को 773 करोड़ का एक IT डिमांड जो है, इनकम टैक्स डिमांड, वो आ चुका है। और इसके बाद अगर हम शेयर में भी देखें तो एक गिरावट इस कंपनी के शेयर में आज के दिन में हमें देखने को मिली थी। तो नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला था। आगे जाके भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये सब स्टॉक्स कैसे इन्वेस्टर्स के लिए परफॉर्म करते हैं वो देखने के लिए। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर खबरों का एक्शन है, सेंचुरी टेक्सटाइल नतीजों के दम पर बज़ कर रहा है, लेकिन वैसे भी हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल में और स्पिनिंग वाले जो शेयर हैं वहां पर चौतरफा तेजी का माहौल बना हुआ है। आप सेंचुरी के साथ साथ अगर रेमंड को भी देखेंगे वहां पर भी 5% के आसपास की तेजी है, जबकि वो बड़ा शेयर है, कहीं ना कहीं मार्केट कैप के लिहाज से भी 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है उसका। लेकिन कंजम्पशन वाला थीम बजिंग है, और बजट से भी उम्मीदें कहीं न कहीं नजरें हैं कि अगर कहीं कुछ टैक्स के मोर्चे पर रिलीफ अगर आता है तो ये कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं ना वहाँ पर हम थोड़ी और रौनक शायद देख सकते हैं। लेकिन इस बीच एशियन पेंट्स के पहली तिमाही के नतीजे कल आएंगे, नतीजे कैसे रहेंगे, कहाँ फोकस होगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, बताइए नतीजे कैसे आएंगे और नज़र कहाँ पर रहेगी खास तौर पर?
बिल्कुल, तो एशियन पेंट्स के नंबर ये टाइम एक्सपेक्ट करें तो थोड़े म्यूटेड परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड डिक्लाइन है 0.1% की, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 9,173 करोड़ पे, और ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो वहाँ पे भी थोड़ी सबड्यूडनेस ही एक्सपेक्टेड है, वीकनेस एक्सपेक्टेड है। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जैसे इबिटा की बात करें वहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 8% की, मार्जिन में कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 21.3%। प्रॉफिट्स में भी ओवरऑल इम्पैक्ट है 12% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है ये टाइम प्रॉफिट्स में, ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑब्वियसली कंपैरिजन हम कर रहे हैं इन सब नंबर्स के। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ का जो ओवरऑल डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है अराउंड 7% पे वॉल्यूम ग्रोथ, और डेकोरेटिव बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी जो हम लोग वॉच आउट करेंगे कि वहाँ पे ग्रोथ कैसे हो रही है। और ये टाइम भूलिए मत कि Q1 में जो हुआ था कि इलेक्शन इम्पैक्ट आ रहा था, उसकी वजह से इंफ्रा स्पेंडिंग पे थोड़ी कमी थी, तो इंफ्रा साइड पे थोड़ी कमी थी, इसीलिए एशियन पेंट्स में भी थोड़ी म्यूटेड डिमांड ट्रेंड दिख रहे थे। उसके अलावा हीट वेव्स भी काफ़ी सारे थे, तो उसकी भी इम्पैक्ट हो रही है एशियन पेंट्स की डिमांड ट्रेंड पे, तो डिमांड ट्रेंड की कमेंट्री भी की फैक्टर होगी वॉच आउट करने के लिए। सेल्स डिक्लाइन ऑब्वियसली वहाँ पे क्यों, और अदर देन दैट इम्पैक्ट क्या हो रहा है सेल्स पे, वो है प्राइसिंग कट हुआ था ये टाइम, अराउंड 4% का प्राइस कट हुआ था, और उसके अलावा है एडवर्स मिक्स जो इम्पैक्ट करे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को। मार्जिन्स को और क्या इम्पैक्ट कर रही है एक्चुअली है कि हायर एड स्पेंड्स एक्सपेक्टेड है ये टाइम, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है, और वन ऑफ जो था बेस क्वार्टर में उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है मार्जिन्स पे, और इसीलिए 200 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट करें एबिटा मार्जिन्स में। तो यस, एशियन पेंट्स के नंबर थोड़े म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। रूरल अर्बन की कमेंट्री क्या आ रही है डिमांड ट्रेंड्स के लिए, डेकोरेटिव का वॉल्यूम ग्रोथ, और कमोडिटीज़ पे क्या कमेंट्री है, इन्फ्लेशन है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते हुए, इन सब की कमेंट्रीज हम लोग वॉच आउट करेंगे मैनेजमेंट से। ठीक है, मुनाफे के फ्रंट पर थोड़े से कमजोर नतीजे रहेंगे एशियन पेंट्स के, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रहेगी, खासतौर से डेकोरेटिव सेगमेंट पर। एक राय जरा इस पर राजेश जी आपसे चाहेंगे एशियन पेंट्स के शेयर को लेकर। देखिए जो भी ये नतीजे आएंगे ना, ये बैकवर्ड लुकिंग है, ये पीछे के हैं। आगे की अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले पेंट कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं, एशियन पेंट्स ने, बर्जर ने, तमाम कंपनीज ने, और हमने शेयरों में थोड़ी सी तेजी देखी भी थी। चार्ट्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं राजेश जी? नतीजों से पहले किस तरह से एशियन पेंट्स में तैयारी करें अपनी? सपोर्ट्स लेवल क्या है जरा ये बता दीजिए, और करना क्या है इसमें अब? देखिए, एक अंडर परफॉर्मेंस तो रहा एशियन पेंट में काफी समय से, स्टॉक में करेक्शन के बाद अब स्टॉक लोअर बैंड पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। लोअर बैंड से जरूर एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी, बट अभी भी इस रिकवरी में जो स्टॉक को एक इम्पोर्टेंट लेवल जो 3,040 ये लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे और समय के लिए बना रहेगा। तो 3,040 इसके लिए मेजर हर्डल है। और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बना हुआ है नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से, वो बना हुआ है करीब 2940 2930 के आसपास। तो जब तक 293040 के लेवल है इंटैक्ट, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में वापस बाइंग आते हुए दिख सकती है, लेकिन एक रेंज बाउंड ही रहते हुए दिखेगा स्टॉक कुछ समय के लिए। 3,040-50 की रेंज जब तक हायर साइड पे क्रॉस नहीं होगी, बड़ा मूव यहाँ पे अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। 3,040 के बाद जरूर ये 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, बट हमें लगता है रिजल्ट को देखना होगा किस तरीके से रिजल्ट के बाद स्टॉक बिहेव करता है, और अगर ये 3,040 क्रॉस करता है तो जरूर यहाँ पे एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हमने देखा कि शुरुआत में टेलीकॉम शेयरों में तेजी अच्छी थी, हालांकि दिन के दौरान अपने मोमेंटम को थोड़ा सा लूज किया। वोडाफोन आइडिया 3-4% ऊपर था, 17.5 रुपये के ऊपर ही चला गया था, लेकिन अभी 17 रुपये के नीचे है। एमटीएनएल के लिए ट्रिगर अलग है, उसकी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को दिखाइए। दरअसल इसमें खबर यह है कि एजीआर के कैलकुलेशन को लेकर कंपनियां लगातार कहती रही कि उसमें गलती हुई है, और सुप्रीम कोर्ट इनकी क्यूरेटिव पिटीशन ये होता है कि जब रिव्यू पिटीशन होता है, अगर वो भी खारिज हो जाती है तो कंपनियां क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकती हैं, सुधार वाली याचिका हम ये कह सकते हैं इसको। वो उस पर मंजूर हो गई है, राजी हो गई है सुप्रीम कोर्ट, और उस पर जल्दी ही चर्चा हम देखेंगे, सुनवाई होती हुई दिखेगी। पूरी खबर क्या है जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी सुमित सरकार जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इसको लेकर, एजीआर के कैलकुलेशन को लेकर?
तो अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि वो अर्जेंटली जो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया गया था टेलीकॉम कंपनीज की तरह से एजीआर ड्यूज़ को लेके उसको लेके सुनवाई करे। क्यों ये सुनवाई इंपॉर्टेंट है भाई टेलीकॉम कंपनीज के लिए? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो एजीआर ड्यूज़ का एस्टिमेट किया था वो एयरटेल पे करीब 44,000 करोड़ का था, बट एयरटेल ने जब खुद से कैलकुलेशन की तो उनके हिसाब से ये अमाउंट सिर्फ 13,000 करोड़ का आया, लगभग 31,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा था। वोडाफोन आइडिया के केस में भी सिमिलरली 36 to 37,000 करोड़ का अमाउंट को लेके डिस्प्यूट था और इसी कारण ही क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया गया था। अभी अगर क्यूरेटिव पिटिशन सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में और अगर अमाउंट कम हो जाता है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा दोनों ही टेलीकॉम कंपनीज के लिए, क्योंकि उनका डेट भी कम होगा और आगे चल के जब उन्हें ये पेमेंट करना होगा तो उसका इंस्टॉलमेंट भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। अब आपको याद होगा तो एजीआर पेमेंट ड्यूज पे एक मोराटोरियम था FY26 तक। FY26 के बाद उन्हें एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट पे करना है इस अमाउंट का FY31 तक। तो वोडाफोन आइडिया पे अगर आप देखेंगे तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट बनती थी पहले के अमाउंट के हिसाब से इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो करीब 17,500 करोड़ के आसपास हो जाता था, बट अगर अमाउंट कम हो जाता है तो एनुअल इंस्टॉलमेंट भी जो है वो करीब 9,000 करोड़ का हो जाएगा FY26 से लेके FY31 तक की, जो कि काफ़ी पॉसिबल है कंपनी को पे करने के लिए। वोडाफोन आइडिया को फंड रेज भी करना था डेट के हिसाब से बैंक से, बट उसके लिए भी बैंक्स को क्लैरिटी चाहिए थी कि कितना एजीआर ड्यूज पेंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इस हियरिंग के बाद ये क्लैरिटी शायद इनको मिल सकती है और वोडाफोन आइडिया के लिए फंड रेजिंग भी आसान हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो डेट है भारती एयरटेल का वो करीब 2,04,000 करोड़ के आसपास है, जो करीब 30,000 से कम हो सकता है और उनका लेवरेज भी इंप्रूव हो सकता है। वोडाफोन आइडिया का डेट करीब 2,08,000 करोड़ के आसपास है, जो भी करीब 36-37,000 से कम हो जाएगा अगर ये एजीआर की जो ड्यूज़ के अमाउंट है वो कम हो जाते हैं। तो इसी कारण वो टेलीकॉम कंपनी जैसे कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल फोकस में रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया सौमी। तो इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक्शन है टेलीकॉम स्टॉक्स में, हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आए हैं, लेकिन भारतीय एयरटेल अभी भी 2% की तेजी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, टेलीकॉम में आज चौतरफा एक्शन है और सबकी वजह अलग अलग है। भारतीय हेक्साकॉम को लेकर एक रिपोर्ट आई ब्रोकरेज की, भारतीय हेक्साकॉम उसके चलते चल रहा है। इसके अलावा टाटा टेली में भी हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL ये भी आज पूरे के पूरे जोश में। और आज नहीं, अगर हम आज को लेके और पिछले 3 दिन को लेके जोड़ दें तो 4 दिन में करीब 30% के आसपास का उछाला है MTNL के शेयर में। और इसमें खबर ये आ रही है कि MTNL को चलाने का जो जिम्मा है वो सरकार BSNL को दे सकती है। 2008 में ये शेयर था 200 रुपए का, सन 2000 के आसपास की बात करें तो 300 रुपए के भाव हुआ करते थे MTNL के। और आप ये देखिए कि 13 साल बाद फिर से ये 50 रुपए के ऊपर लौटा ये शेयर। ये बहुत सारे लोग फंसे हुए MTNL में, बिजनेस लगातार डाउन है, फाइनेंशियल्स लगातार खराब हो रहे हैं, घाटा है, कर्ज है, मतलब क्या मुसीबत नहीं है MTNL पे। विवेक जी, आप जरा बताइए, ये जो तेजी हो रही है MTNL की, क्या ये तेजी और होगी या फिर जो थोड़े अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे थे वो इस मौके का फायदा उठाएं और शेयर से बाय बाय कर दें, टाटा कर दें इसको? अभिषेक, देखिए, पहले तो बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस तो बहुत खराब कर रहा है, सबको मालूम है। तो शेयर क्यों चलना? अगर आपका सही में बिजनेस अच्छा करे तो ही शेयर चलना। अब आज की रैली मैं ऐसे डालूंगा, समझ लीजिए कि एक पेशेंट आईसीयू में था और ऑन वर्ज ऑफ डेथ है, मतलब पेशेंट जाने वाला है। तो उस समय एक डॉक्टर आके ऑक्सीजन मास्क वगैरह कुछ लगा के वो पेशेंट एक बार का जिंदा हो जाता है। अब कितने दिन जिंदा रहेगा ये नहीं मालूम है, वही हालत आज है। तो MTNL के पास जो बॉन्ड का ब्याज देने का पैसा भी नहीं है उनके पास, तो सरकार उनको करीबन 90-100 करोड़ रुपया दे रही है ताकि ये लोग अपना बॉन्ड दे सके, क्योंकि सरकारी कंपनी नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इसके कारण आज स्टॉक अप 8%। मतलब ये ब्याज देने के बाद MTNL के पास क्या बचने वाला है? ये तो कैपिटल इन्फ्यूजन या फिर ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। तो मेरे हिसाब से मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, धंधा तो है नहीं कुछ, और ऐसे स्टॉक को आप लेना तो बहुत ही रिस्की है। मैं तो यही एडवाइस दूंगा, जो कंपनियां अच्छी नहीं कर रही है वहां से आपको सही में दूर रहना है। ठीक है, दूर रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका कंफर्ट आपको अलाउ करता है तो आप निकल जाइए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है विवेक जी कि अगर ऑपरेशंस BSNL को चले जाते हैं, अगर वो चलाती है कंपनी, तो MTNL के पास बचेगा क्या फिर? बिल्डिंग और लैंड और वो मैन पावर
जिससे वो काम न तो ले पा रही है, न वो मैन पावर काम कंपनी के लिए कर पा रहा है। ये भी एक बहुत मुसीबत रही है। हालांकि बड़ा संवेदनशील मसला होता है सरकारी कंपनीज में नौकरियों को लेकर, और इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उसको आलोचनात्मक स्वर से भी देखा जाता है कि ये सरकार की इनएफिशिएंसी है कि अच्छा लोगों से काम नहीं हो पा रहा है, तो कोई दूसरे रास्तों पर विचार किया जा रहा है। खैर MTNL को लेकर ये व्यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप कहीं जाइएगा नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स BTST या फिर STBT ट्रेड्स के साथ वेट कर रहे हैं, बेहतरीन ट्रेड्स आपको बताएंगे। आप बन रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शो को शुरू हुए करीब 45 से 50 मिनट का समय हो गया है, लेकिन अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो लग रहा है कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। निफ्टी 24,600 पर ही है, हल्की सी तेजी कुछ अंकों की, 10-12 अंकों की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 70-80 अंक ही नीचे है, कोई चेंज नहीं इंडेक्स में। तो स्टॉक्स में आपको मौके खोजने हैं, मौके हैं कहां पर, जरा ये जान लेते हैं और समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि उनके BTST या फिर STBT के सौदे कौन से हैं। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे। बताइए सर, क्या आइडेंटिफाई किया बाजार में आपने? थिंक यहाँ पे नैटको फार्मा पे हमारा फोकस है। नैटको फार्मा में अगर देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है स्टॉक में। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे विद वॉल्यूम एक्शन होते हुए दिखा है। तो नैटको फार्मा पे हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 1330 1340 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1255 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नौसिल। नौसिल में भी अगर हम आज देखें तो जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और स्टॉक ने 310 के लेवल को अब यहाँ पे क्रॉस किया है, हमें लगता है ये 310 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसमें फॉलो बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 325 328 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 308 रुपए के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में भी देखें तो अगर वीकली चार्ट पे स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो टाटा कंज्यूमर में अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1200-1210 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1160 के आसपास। 1160 का स्टॉप लॉस, 1210 के टारगेट। और दूसरे दो शेयर हैं एन लेटर वाले, नोसिल है और नेटको फार्मा है, एक 300 वाला एक 1300 वाला। भाव आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। नोसिल के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 308 रुपये का होगा और नेटको फार्मा के लिए स्टॉप लॉस 1255 रुपये का। टारगेट बनेगा 1330 1340 का। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इन दोनों के दोनों शेयरों में अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। एक 6% ऊपर है, एक 7% ऊपर है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कन्विक्शन का लेवल है वो कितना ऊंचा है राजेश जी का इन शेयरों में आगे तेजी को लेकर। रुचि जी आप बताइए सर, आपने क्या खोजा है बाजार में, क्या BTST करें अभी? BTST के लिए कोल इंडिया खरीदारी करने की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रेंथ आज स्टॉक में दिख रही है कि जहाँ पे रिसेंट पूरा कंसोलिडेशन हुआ है उसका ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ और क्लोजिंग भी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हो रही है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम प्रीवियस स्विंग हाइस को क्रॉस ये नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे 500 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जा सकता है 530 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है डन। कॉल इंडिया सुबह से डिस्कशन हो रहा था, आज हमने 12 बजे भी इसके बारे में डिस्कशन किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीरामल एंटरप्राइजेस शेयर्स के बारे में बताया था। आज हमने एक ऑप्शंस का ट्रेड दिया था 970 की कॉल। एक बार दिखा पाएंगे प्रोड्यूसर साहब आप 970 की कॉल PEL की, आप लिखना स्क्रीन पे PEL 970 CE तो आ जाएगा अपने आप ही वो पीरामल एंटरप्राइज की 970 की कॉल 35 रुपये के आसपास की होनी चाहिए। और ये आज हमने 12 बजे आपको नोटिस करवाई थी इसकी कॉल। खैर उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ मेरे को पता करनी है, आज की रिलायंस की क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। राजेश सर, आज की रिलायंस की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, सो हो रही है? ना बुरी ना अच्छी, ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन है। तो डीपी जी मैं इसको नॉर्मल रूटीन की क्लोजिंग ही कहूंगा, क्योंकि इस तरीके के साइडवेज मार्केट में रिलायंस 1% डिप लेके क्लोज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। तो ऐसा कोई ऐसा यहाँ पे नेगेटिव साइन अभी बनते हुए नहीं दिख रहा है।
हमें लगता है कि जब तक स्टॉक 3120 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वापस ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करते हुए भी दिख सकते हैं। एक शेयर से आज मेरे को थोड़ी निराशा, इनफैक्ट वो निराशा आशा में बदल सकती है क्योंकि इसकी बोर्ड की बैठक है और वो है जी एंटरटेनमेंट की। हालांकि मेरे को बहुत, मैं सुबह से एक्साइटेड नहीं था उसके अंदर कि बहुत बड़ा मूव आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है 167 जब तक पूरी तरह से पार नहीं होगा तब तक मूव तो नहीं आएगा। आज वही हुआ, बाकायदा डेज लो पे क्लोज कर रहा है, डेज हाई पे खुला था, यानी कि गैप के साथ खोला, उसके बाद वो मुड़ के नहीं देखा, फिर नीचे लेके आ गया। ये शेयर 155 चल रहा है। विवेक जी नहीं है, नहीं तो मैं पता करता, 1 मिनट के लिए उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है। वापस से जैसे कनेक्ट हो जाएंगे तो एक बार इसके बारे में ज़रूर पता करेंगे। इसको मैं कैरी फॉरवर्ड छोड़ देता हूँ, स्टैंड बाय के नाम पे छोड़ देता हूँ इसको मैं। एक बार जरा आप इंडिया विक्स दिखाएंगे और एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाएंगे जरा स्क्रीन पर। इंडिया विक्स अभी भी 15 पार नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर ये बजट से पहले पार नहीं हो तो बजट के दौरान होगा, क्योंकि इवेंट है। और पिछली बार चुनावों में आपको पता है ना, 12 वाला विक्स 36 गया था, तो कम से कम ये वाला इवेंट है तो इस इवेंट में भी कुछ ना कुछ विक्स बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, डरना नहीं, घबराना नहीं, लेवल्स के हिसाब से चलना सब। दूसरा, ये एडवांस डिक्लाइन अगर आप रेशो देख रहे हैं ना, तो आज बीएससी एनएससी पे भी कांटे की टक्कर है। चलो F&O का तो है ही, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि इसमें बड़े वेटेज वाले शेयर भी 2-4 इंक्लूड हैं इसके अंदर, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है कि जितना एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए चाहिए होगा। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है मार्केट के अंदर। बाज़ार पूरी तरह से साइडवेज थक सा गया है। और मैं एक इंसान की तरह अगर मैं बोलूँ ना, तो एक ऐसा इंसान है जिसको उसका मन नहीं है चलने का, और कुछ नहीं है, बस इतनी ही सी बात है। उसका मन नहीं कर रहा कि वो चल पाए, और सब कुछ ठीक है, ना थका हुआ है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई पानी की प्यास लगी, ना कुछ है, बस उसका मन नहीं है चलने का। आप ऐसे समझ लो, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक इंसान की तरह ट्रीट करते हो तो। एक दो शेयर जरा और पता कर लें, जरा शॉर्टिंग वाले शेयर्स में पता कर लेता हूँ जहाँ पर आज शॉर्टिंग थोड़ी एग्रेसिव हुई है, क्या और टूटेगा क्या। एक बार REC दिखाना और एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी दिखाना, 2 शेयर दिखाओ, REC और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HEL और REC। रुचित एक बार जरा HEL देखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये कितना और टूटेगा अभी? क्योंकि पिछले कुछ समय में जब भी स्टॉक में करेक्शंस आए तो 20 DA में यूजुअली इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट कहा जाता है, जो स्टॉक में 5300 के आसपास प्लेस्ड है। सो इन केस अगर हम 5300 के लेवल अगर ब्रेक होते हुए देखते हैं तो स्टॉक में और करेक्शंस 5100 के आसपास तक एक्सटेंड हो सकते हैं। थोड़ी एक्सटेंशन और हो सकती है इसके अंदर। देखिए आज की गिरावट ना थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर रही है, मैंने आवरली चार्ट पे देखा है। बस एक ही चीज़ अच्छी है इसके अंदर कि RSI डाइवर्जेंस थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन अगर आप जैसे डेली डालेंगे ना तो थोड़ी और गुंजाइश है। थोड़ा शेयर थक भी गया था, फटीक भी था। ध्यान रखिएगा, बजट से पहले ये एक रूटीन है, ये रूटीन एक्सरसाइज है प्रॉफिट बुकिंग का होना, और ऐसे शेयर्स में ज़रूर होगा जिन शेयर्स को बहुत अच्छे से चलाए हैं। और ये बात सबको पता है। आप आप खुद ही सोच के बताइए कि ऐसा कहीं होगा कि बजट में डिफेंस का हिस्से को नहीं बढ़ाया जाएगा? ऐसे हो सकता है कि किसी चीज़ के अंदर बजट का हिस्सा नहीं बढ़ाया जाएगा? खैर, एक और नीचे खबर भी आप देख पा रहे होंगे, वो वेदांता के QIP से जुड़ी हुई है कि QIP का साइज़ बढ़ाया गया है और ये अब 1.02 बिलियन कर दिया गया है। पुराना साइज़ मेरे पास अभी जानकारी नहीं है उसकी, जैसे मेरे को मिलेगा तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन उसका QIP का साइज़ बढ़ा है 1.02। ये साइज़ तभी बढ़ता है जब टिपिकली इन्वेस्टर्स को, प्रमोटर्स को और काफ़ी हद तक सिस्टम में ये खबर होगी QIP सक्सेसफुली हो जाएगा पास, ये तभी QIP के साइज़ को बढ़ाया जाता है। QIP के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की जाती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं। और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टिपिकली लंबे समय के लिए शेयर्स के अंदर आते हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो वो कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी की वर्किंग को अच्छे से स्टडी करके आते हैं। और ये $1 बिलियन का QIP प्लेसमेंट्स है। सक्सेसफुल होता है, बढ़िया होता है तो अच्छा काम होगा, ये बात ध्यान रखनी चाहिए वेदांता के अंदर। एक काम कर रहे हैं, क्योंकि विवेक जी मेरे साथ अभी नहीं है, दोनों शेयर मैं पूछता हूँ उनसे, लेकिन राजेश सर से वेदांता के बारे में एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। वैसे भी बाज़ार बंद होने में समय भी कम है। राजेश सर ज़रा वेदांता के बारे में और बता दीजिए प्लीज़। तो देखिए डिम्पी जी, अगर किसी को पोजिशनली इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है वेदांता में। हमें यहाँ स्टॉक पसंद है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 550-600 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी के स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम वापस बनते हुए दिखेगी। अभी स्टॉक
50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो करीब होंगे 435 के, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 480 490 इसके इमीडिएट टारगेट, और अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो 550 600 तक के अपसाइड भी इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली हमें काफी पसंद है वेदांता एट दिस। ये पोजिशनली आपको काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन ये कॉर्पोरेट एक अनाउंसमेंट्स है जिसके बारे में हम आपको सिर्फ अवगत करा रहे थे और ये हमने नीचे टिकर में डाल दिया। खैर बाज़ार बंद होने में सिर्फ 1 मिनट का समय रह गया है और इस 1 मिनट के अंदर सिर्फ आप बाज़ार को देखो, एक और चीज़ रिवीजन करो कि आज क्या गलती हुई, क्या ठीक निकला, क्या पकड़ा, क्या छोड़ा हमने। 2 चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज की गिरावट 3150 के जस्ट उसके पास मिल रही है, 3148 के आसपास 45 रुपये की गिरावट है। HDFC बिल्कुल फ्लैट हो गया। निफ्टी बैंक मामूली सी गिरावट के साथ है, एडजस्टमेंट्स में ये भी फ्लैट हो जाए दिखेगा आपको। एडवांस डिक्लाइन की रेशो में आज थोड़ा कांटे के टक्कर आई है। कल तक आप देख रहे थे तो थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन आज डिफरेंस नहीं है। अच्छा, टोटल शेयर्स में नहीं है, ये F&O में भी है और ये NSE और BSE के नंबर्स में भी दिखेगा आपको। एक और पॉइंट, मार्केट के अंदर 650 की क्लोजिंग चाहिए अगर आपको नए लेवल्स पे प्रेशर बनाना है। अभी आज हम 24,600 पे क्लोज करके हैं। कहने का मेरे मतलब है ये 16 पॉइंट्स को अगर मैं छोड़ भी दूं तो आज बाज़ार ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। हम तो आपको आज से नहीं बल्कि कल से ही बात कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, ये ना अब कुछ नहीं होगा, इनमें ऐसे ही रहेंगे। अभी तो ये इवेंट के साथ ही रिएक्ट करेंगे, अब उससे पहले भी नहीं करेंगे, बाद में भी नहीं करेंगे। पहले कर लें तो थोड़ा बहुत कर लें तो कर दें, इसके अलावा मेरे को इसमें ऐसा कुछ और ख़ास दिखता नहीं है। आज रियल एस्टेट का दिन अच्छा था, आज FMCG का दिन अच्छा था, दोनों इंडेक्सेस ठीक ठाक आज बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कंजम्पशन में देखेंगे तो आप लिकर का स्टॉक एक अलग से कैबिन में बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी वैल्यू हंटिंग आपको मिल जाएगी, स्पेशली UBL, वो शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने कई से पता किया, USL नहीं बॉस, UBL, यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, ये USL मैकडॉनल्ड्स है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आज की क्लोजिंग इंडाइसिस के लिए 0-0 यानी कि नो प्रॉफिट नो गेंस। स्टॉक स्पेसिफिक थेमेटिक के लिए बढ़िया रही है, थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा मार्केट के अंदर, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। ये UBL है जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था कि आज भले बाजार ऊपर से नीचे आया लेकिन UBL ने अपनी आपको मेंटेन रखा 15 रुपये की बढ़त के साथ। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रुचित जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता लग गया ना, आज आपके जुड़वा भाई से हमने आपकी मुलाकात करवा दी है, ठीक है ना सर? तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा आराम से। अच्छा, राजेश सर की और मेरी शक्ल बहुत मिलती है आपस में। हाँ रुचि जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, हमें अभी एक बार शायद ऑन एयर भी एक साथ कुछ कह रहे थे। सर मैं ही करवाता हूँ, ये शुभ काम भी मैं करवाता हूँ। जल्दी आप दोनों को ना एक साथ ही ऑन एयर बिठवाता हूँ मैं, एक साथ बढ़िया हो जाएगा। और राजेश सर की मेरी शक्ल भी काफ़ी मिलती है, किस दिन इसका भी एनालिसिस करेंगे फुर्सत में। आज तो खैर मार्केट बंद हो गया, किस दिन और बैठेंगे तो फिर बात होगी इस पर भी। राजेश सर थैंक यू वेरी मच, समय निकाला आपने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी मुंबई में मुलाकात होती है, बजट आ रहा है तो आपसे मुंबई में मुलाकात होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दोनों गेस्ट जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी हमको दिखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। कल की छुट्टी है, कल सुबह मत उठ जाना सुबह जल्दी, हम नहीं मिलेंगे आपको 8 बजे, कल की छुट्टी है। धन्यवाद। in association